वो विषय है सरकारी संस्थानों में सरकार अपने हिस्सेदारी घटाने या निजीकरण करके मूल निवासी बहुजनों को प्रतिनिधित्व से वंचित करने का षड्यंत्र है। यह गंभीर चर्चा। अथवा केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों द्वारा संविधान के आर्टिकल 15(4), 16(4) को नगण्य करने के लिए कानून बनाना और सुप्रीम कोर्ट का आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है ऐसा बयानबाजी करना, यह किस षड्यंत्र की ओर संकेत करता है? ये गंभीर मंथन। ये दूसरा विषय है। और तीसरा विषय है मूल निवासी इंजीनियर वर्ग का सामाजिक दायित्व और उनकी भूमिका, एक प्रासंगिक चर्चा। ऐसे विषय आज चर्चा करने के लिए रखे गए हैं। इस संबंध में मैं सभी लोगों की बातें सुनने के बाद अपनी बात कंक्लूडिंग करने जा रहा हूँ, समारोह करने जा रहा हूँ। इस समारोह के इस विषय में जो विषय चर्चा करने के लिए रखा गया, सरकारी संस्थानों का निजीकरण करने का, हिस्सेदारी बेचने का, इस बात को अगर समझना है तो थोड़ा हम लोगों को इसके बैकग्राउंड हिस्ट्री जानना और समझना जरूरी है। इसलिए मैं थोड़ा आपको बैकग्राउंड में ले जाना चाहता हूँ। 1990 में नरसिंह राव की सरकार थी। नरसिंह राव प्रधानमंत्री थे और 90 में निजीकरण का कार्यक्रम उन्होंने शुरू किया था। कांग्रेस की सरकार थी, यानी कांग्रेस ने निजीकरण का कार्यक्रम शुरू किया था। क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसकी जानकारी नहीं है, ये जानकारी होना बहुत जरूरी है। जानकारी ना होने से हमारे ही बहुत सारे लोग उनका समर्थन करने में खड़े हो जाते हैं जब चुनाव आता है। इसलिए इस बात को जानना और समझना बहुत जरूरी है। इसलिए ये बात खास तौर पर मैं बताना चाहता हूं कि 90 में जब ये निजीकरण का कार्यक्रम शुरू किया गया और गवर्नमेंट सेक्टर और पब्लिक अंडरटेकिंग सेक्टर की कंपनियों को बेचने का काम शुरू किया गया, जब ये कार्यक्रम शुरू किया गया तो बहुत सारे लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं थी। और SC ST OBC के लोग यही कह रहे थे कि आरक्षण को कोई समाप्त नहीं कर सकता, मगर हमने ये समझाने का प्रयास किया था कि संविधान में लिखा हुआ आरक्षण बरकरार रहेगा, मगर निजीकरण गवर्नमेंट सेक्टर और पब्लिक अंडरटेकिंग सेक्टर में हो रहा है। और जहां पर ये गवर्नमेंट अंडरटेकिंग सेक्टर में प्राइवेटाइजेशन होगा, निजीकरण होगा, संपत्ति को बेचा जाएगा, तो जब उसका निजीकरण होगा तो एज पर द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के अंतर्गत प्राइवेटाइजेशन में रिजर्वेशन नहीं है। अगर पब्लिक अंडरटेकिंग सेक्टर की कंपनी है तो वहां रिजर्वेशन है। अगर वो 24 घंटे में, अगर सरकार ने मान लो प्राइवेटाइज कर दिया तो 24 घंटे में आपका आरक्षण 0 हो जाता है। यानी निजीकरण करने के पीछे एक बहुत बड़ा मकसद था और आज भी है। क्योंकि निजीकरण की वजह से
प्राइवेटाइजेशन की वजह से रिजर्वेशन समाप्त होता है और इसके बदले में कॉम्पेंसेशन देने के लिए किसी प्रकार का कोई प्रावधान नहीं किया गया है, संविधान में किसी प्रकार का कोई संशोधन नहीं किया गया है कि निजीकरण होने के बाद वो रिजर्वेशन बरकरार रहेगा। उस समय कुछ लोगों ने, खास तौर पर उदित राज ने, प्राइवेटाइजेशन में रिजर्वेशन की मांग की थी। प्राइवेटाइजेशन में रिजर्वेशन की मांग करने का जो अभियान था वो उदित राज के द्वारा जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा था उसका समर्थन करने का कार्यक्रम था, क्योंकि उसके द्वारा जो प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा था उसका जाहिरा तौर पर समर्थन नहीं किया जा सकता था। अगर वो ऐसा करते तो समाज के लोग उसका विरोध करते, इसलिए उन्होंने प्राइवेटाइजेशन में रिजर्वेशन की मांग की। उसका अर्थ था कि तुम गवर्नमेंट अंडरटेकिंग सेक्टर का, पब्लिक अंडरटेकिंग सेक्टर का प्राइवेटाइजेशन करो और उस प्राइवेटाइजेशन में हमें रिजर्वेशन दो। जब वो तुम्हारा रिजर्वेशन समाप्त करने के लिए प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं तो प्राइवेटाइजेशन में तुम्हें रिजर्वेशन देने के लिए गधे है क्या? जब तुम्हारा आरक्षण समाप्त करने के लिए ही प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं तो निजीकरण में तुम्हें आरक्षण क्यों देंगे? ऐसे हुआ और लोग जो है भ्रम के शिकारी हुए और खास तौर पर इस तरह का अभियान चलाया गया और हम लोगों ने उस बातों को उस दौरान सारे देश भर में अभियान चलाकर समझाने का प्रयास किया और कई साल समझाने के बाद फिर कई लोगों को बात समझ में आई कि निजीकरण में आरक्षण की मांग करना निजीकरण का समर्थन करने का कार्यक्रम है, निजीकरण में आरक्षण देने का कार्यक्रम नहीं है। मगर निजीकरण करने का जाहिरा तौर पर समर्थन नहीं किया जा सकता, इसलिए निजीकरण में प्राइवेटाइजेशन की मांग उसी समय की गई जब निजीकरण करने का कार्यक्रम चलाया जा रहा था। ये षड्यंत्र है, ये बात हमने उस दौरान कहने का और समझाने का प्रयास किया था। निजीकरण में जिन लोगों के द्वारा ये प्राइवेटाइजेशन में रिजर्वेशन की मांग की गई थी वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर सांसद हो गए और सांसद होने के बाद वो निजीकरण में प्राइवेटाइजेशन में रिजर्वेशन की मांग अपने सरकार से करना भी भूल गए। ये सारी बातें अब लोगों के सामने हैं और लोगों को ये सारा षड्यंत्र मालूम हो गया है। वो व्यक्ति जिन ब्राह्मणों की सरकारों के द्वारा प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा था वो एक ब्राह्मण की पार्टी से निकलकर दूसरे ब्राह्मण के पार्टी में चला गया तो उसका ये चरित्र उजागर हो गया, एक्सपोज हो गया, ये जानकारी लोगों को मालूम हो गई है। दूसरी बात और मैं इस संदर्भ में कहना चाहता हूं, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है कि 95 में, क्योंकि निजीकरण 90 में शुरू हुआ और 95 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पहला फैसला आया कि रिजर्वेशन फंडामेंटल राइट नहीं है। रिजर्वेशन फंडामेंटल राइट नहीं है। तो 90 में निजीकरण का कार्यक्रम शुरू करने के बाद 95 में रिजर्वेशन फंडामेंटल राइट नहीं है, यह फैसला क्यों आया? उसका संबंध निजीकरण के साथ था। शासक वर्ग के मन में आशंका पैदा हुई कि अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के लोग सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं ये कहकर कि गवर्नमेंट सेक्टर और पब्लिक अंडरटेकिंग सेक्टर का प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, उससे हमारा आरक्षण समाप्त हो रहा है और आरक्षण समाप्त करना हमारे मौलिक अधिकार का उल्लंघन है।
ऐसी केस लेकर कोई आदमी सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है और मौलिक अधिकार के आधार पर उसको रोक लगाने की मांग हो सकती है। इस आशंका के तहत जो शासक वर्ग के लोग हैं, उन लोगों के द्वारा ये प्रयास किया गया और ये प्रयास करने के बाद रिजर्वेशन फंडामेंटल राइट नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा घोषित किया गया। इसलिए रिजर्वेशन फंडामेंटल राइट है या नहीं है, उस संबंध में कुछ बातें मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, उसे भी जानना और समझना जरूरी है। 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ, संविधान लागू होने के बाद रिजर्वेशन लागू हो गया। 15(4), 16(4) के तहत रिजर्वेशन लागू हो गया। जब यह रिजर्वेशन लागू हो गया तो इक्वेलिटी बिफोर लॉ, इसके तहत आर्टिकल 14 के तहत मद्रास के हाई कोर्ट में, जिसे आज चेन्नई कहा जा रहा है, दोराई राजन चप्पकन विरुद्ध भारत सरकार ऐसी केस संविधान लागू होने के बाद 1950 को की जो योजना थी, उस योजना को इक्वेलिटी बिफोर लॉ का उल्लंघन होता है, इस आधार पर उसे रद्द कर दिया। कि ये जनरल कैटेगरी के जो लोग हैं, उनके इक्वेलिटी बिफोर लॉ का उल्लंघन होता है, ऐसा कहकर उन्होंने इसे मौलिक अधिकार का उल्लंघन माना और मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है, इसलिए रिजर्वेशन की योजना को रद्द कर दिया गया। यह खास बात जानना और समझना जरूरी है। जब यह रद्द कर दिया गया तो पेरियार रामास्वामी जिंदा थे, उन्होंने साउथ इंडिया में इसके विरोध में आंदोलन शुरू कर दिया। जब यह आंदोलन शुरू हुआ तो वो बहुत ज्यादा उग्र आंदोलन था, साउथ इंडिया में लगातार फैल रहा था। परिणाम स्वरूप पंडित जवाहरलाल नेहरू को ऐसे लगा कि ये साउथ इंडिया में चलने वाला आंदोलन कहीं नॉर्थ इंडिया में ना फैल जाए। इस बात को ध्यान में रखते हुए जो साउथ इंडिया में चलने वाला आंदोलन कहीं नॉर्थ इंडिया में ना फैल जाए, तो इससे SC ST OBC के लोग हमारे विरोध में चले जा सकते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए उस समय बाबा साहब आम्बेडकर लॉ मिनिस्टर थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बाबा साहब आम्बेडकर को कहा कि इसका क्या उपाय है। तो बाबा साहब आम्बेडकर ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को कहा, क्योंकि ये मौलिक अधिकार के उल्लंघन के आधार पर रद्द किया गया है, इसलिए मौलिक अधिकार के आधार पर इसे रद्द कर दिया गया कि जनरल कैटेगरी के लोगों के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है, इसलिए रद्द किया गया। इसका तभी प्रोटेक्शन किया जा सकता है, इसको तभी बचाया जा सकता है जब रिजर्वेशन को भी फंडामेंटल राइट में डाला जाएगा। तो जवाहरलाल नेहरू ने बाबा साहब आम्बेडकर को कहा
कि ठीक है फिर संविधान संशोधन किया जाए, और बाबा साहब आम्बेडकर ने ये सजेस्ट किया कि संविधान संशोधन करना होगा और रिजर्वेशन को फंडामेंटल राइट में डालना होगा। तो बाबा साहब आम्बेडकर ने इसका पहला ड्राफ्ट तैयार किया। संविधान के निर्माता ने ही संविधान का पहला संविधान संशोधन किया, उनके हाथों से हुआ। और इस तरह से 15/4 और 16/4 में ये संविधान संशोधन किया गया। और संविधान संशोधन करते वक्त ये ध्यान रखा गया कि रिजर्वेशन की योजना को तभी बचाया जा सकता है जब उसे मौलिक अधिकार घोषित किया जाएगा। तो इसीलिए संविधान का 15 आर्टिकल फंडामेंटल राइट है, संविधान का 16 आर्टिकल फंडामेंटल राइट है, और इस फंडामेंटल राइट में ये संशोधन किया गया। और इस तरह से ये संशोधन करके उसे फंडामेंटल राइट में डाला गया। और फंडामेंटल राइट में डालने के बाद 1950 से लेकर 1995 तक 94 तक, यानी जब तक सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्वेशन फंडामेंटल राइट नहीं ऐसी घोषणा की, तब तक यह फंडामेंटल राइट नहीं था और इसे फंडामेंटल राइट ही माना जा रहा था। इसकी दूसरी खास वजह मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, जिसे हमारे SC ST OBC के लोगों को जानने और समझने की जरूरत है। ये जो संविधान संशोधन है, ये संविधान संशोधन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में जहां रिजर्वेशन की स्कीम के बारे में बात की गई है, वहां संशोधन नहीं किया गया, क्योंकि वहां करने से रिजर्वेशन का प्रोटेक्शन नहीं किया जा सकता था। और 335 जो आर्टिकल 35 है, 335 है, वहां भी रिजर्वेशन का प्रावधान है। यानी प्रशासन की कार्यक्षमता और दक्षता को ध्यान में रखते हुए रिजर्वेशन पर अमल किया जा सकता है। ये 335वां आर्टिकल है। 335वें आर्टिकल में भी संविधान संशोधन नहीं किया गया है, क्योंकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी और 335 में अगर संविधान संशोधन किया जाता तो ये दोनों प्रावधान फंडामेंटल राइट नहीं होते, और फंडामेंटल राइट ना होने की वजह से रिजर्वेशन का प्रोटेक्शन नहीं किया जा सकता था। उसकी वजह यह है कि दोराई राजन चप्पक्कन के केस में मद्रास हाईकोर्ट ने यह कहा कि यह मौलिक अधिकार का जनरल कैटेगरी के लोगों का उल्लंघन होता है, और प्रोटेक्शन तभी किया जा सकता था जब इस रिजर्वेशन को मौलिक अधिकार में डाला जाएगा, तभी उसका प्रोटेक्शन किया जा सकता था। कि इक्वेलिटी बिफोर लॉ आर्टिकल 14 जो है वो भी फंडामेंटल राइट है, और 15/4 और 16/4 वो भी फंडामेंटल राइट है। इसलिए दोनों का संतुलन बनाते हुए इस अधिकार को बचाया जा सकता है। तो ये अधिकार उसको दिया गया।
मौलिक अधिकार के तहत रखने से ही ये प्रोटेक्शन किया जा सकता था। उसको मौलिक अधिकार घोषित किए बगैर उसका प्रोटेक्शन नहीं किया जा सकता था। इसीलिए संविधान संशोधन मौलिक अधिकार में किया गया है। इसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि यह मौलिक अधिकार है। दूसरा एक तर्क और बताना चाहता हूं कि यदि उसे मौलिक अधिकार में अमेंडमेंट करके नहीं डाला जाता तो जनरल कैटेगरी के पास मौलिक अधिकार रहता और रिजर्वेशन वालों के पास मौलिक अधिकार नहीं रहता। तो मौलिक अधिकार ना होने की वजह से रिजर्वेशन की योजना को प्रोटेक्शन नहीं किया जा सकता था। इसलिए भी उसको मौलिक अधिकार में संशोधन करना जरूरी था ताकि उसे मौलिक अधिकार घोषित किया जाए। इसलिए उसे मौलिक अधिकार में अमेंडमेंट किया गया। तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट को यह सारी जानकारी अवेलेबल है। संसद में जब अमेंडमेंट किया गया उसका सारा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अवेलेबल है। इस संविधान संशोधन को क्यों किया जा रहा है उसका ऑब्जेक्टिव भी वहां रखा गया है। ऑब्जेक्टिव के लाइट में जो संविधान संशोधन किया गया उसका इंटरप्रिटेशन किया जाना चाहिए था। 95 में सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया उस दौरान संविधान में संशोधन करने का जो मकसद था, उद्देश्य था, उसको ध्यान रखे बगैर सुप्रीम कोर्ट ने जो संविधान संशोधन हुआ उस संविधान संशोधन को केवल इनेबलिंग प्रोविजन, राज्य को इनेबल बनाने का, सक्षम बनाने का प्रावधान है, केवल राज्य को सक्षम बनाने का प्रावधान है, ऐसी व्याख्या इंटरप्रिटेशन के द्वारा की। अब थोड़ी देर के लिए माना जाए कि सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या सही है। यदि ये केवल इनेबलिंग प्रोविजन है तो क्या राज्य जनरल कैटेगरी के लोगों के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करने के हद तक संविधान संशोधन कर सकता है? तो आर्टिकल 13 में यह लिखा हुआ है, मैं वो आर्टिकल 13 आपको पढ़ के सुनाता हूं ताकि आपको बात समझ में आ जाए कि जो मैं कह रहा हूं वो कोई काल्पनिक आधार पर नहीं कह रहा हूं। इसलिए ये बात मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं ताकि आपको ये रिटन उदाहरण के आधार पर जो आर्टिकल 13 है फंडामेंटल राइट्स में, आर्टिकल 13 में लिखा हुआ है, आर्टिकल 13 में लिखा है मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां। इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले भारत के राज्य क्षेत्र में प्रयुक्त सभी विधियां उस मात्रा तक शून्य होगी जिस तक वे इस भाग के उपबंधों से असंगत है। यानी इसका मतलब यह है कि यदि 26 जनवरी 1950 के पहले मौलिक अधिकार को कॉन्ट्रेडिक्ट करने वाली अगर कोई इनकंसिस्टेंट यानी असंगत कोई बातें हैं समाज में, धर्म व्यवस्था में अगर है, रूढ़ियों में, परंपरा में अगर है, तो उसे असंगत या शून्य घोषित किया जाता है। ऐसा प्रावधान आर्टिकल 13 में लिखा हुआ है। पहली बात तो ये। दूसरी बात 13(2) में लिखा है राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छीनती है या न्यून करती है या इस खंड के उल्लंघन में
बनाई गई प्रत्येक विधि उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगी। अब इसका मतलब यह है कि ये 13(2) में ये प्रावधान है कि संसद को ऐसा कोई संशोधन या विधि बनाने का अधिकार नहीं होगा जो मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता हो। इसका मतलब यह है कि 15(4) और 16(4) में जो संशोधन किया गया, अगर वो इनेबलिंग प्रोविजन ही है तो ये जनरल कैटेगरी के लोगों का मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है। और आर्टिकल 13 का 2 प्रावधान ये कहता है कि ऐसी कोई विधि बनाने का अधिकार संसद के पास नहीं है। इसका मतलब ये है कि इसको ध्यान नहीं रखा गया जब सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय लिया। ये इनेबलिंग प्रोविजन का एक तो ऑब्जेक्टिव को ध्यान नहीं रखा गया कि मौलिक अधिकार में ही संशोधन क्यों किया गया, क्योंकि मौलिक अधिकार का वायलेशन हो रहा था। इसलिए मौलिक अधिकार में संशोधन करके 15 मौलिक अधिकार है, 16 मौलिक अधिकार है और मौलिक अधिकार में रिजर्वेशन को डाला गया था। ये इससे सिद्ध होता है कि ये मौलिक अधिकार है और मौलिक अधिकार में ऐसी कोई विधि या ऐसा कोई संविधान संशोधन करने का अधिकार संसद के पास उपलब्ध नहीं है जो जनरल कैटेगरी के लोगों के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता हो। इसका मतलब यह है कि ये मौलिक अधिकार है, उसको मौलिक अधिकार बनाया गया, इसीलिए मौलिक अधिकार बनाने की वजह से ही वो संविधान संशोधन आर्टिकल 13(2) के अनुसार इनकंसिस्टेंट नहीं है या विरोध में नहीं है, अन्यथा ये विरोधी हो जाता। इसलिए इसे इनेबलिंग प्रोविजन कहना, इंटरप्रिटेशन के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इनेबलिंग प्रोविजन कहना, ये इंटरप्रिटेशन संविधान सम्मत नहीं माना जा सकता। ये सारी बातें कहने के आधार पर मैं बता रहा हूं, बहुत सारी सबूतों के आधार पर मैंने ये बातें आप लोगों के सामने रखी। अब इसके बावजूद भी कि सुप्रीम कोर्ट के संविधान में प्रावधान है, संविधान संशोधन करने के ऑब्जेक्टिव की भी ध्यान रखना था, ये सारी बातें ध्यान ना रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 95 में ये निर्णय दिया कि रिजर्वेशन फंडामेंटल राइट नहीं है। मगर ये सारी बातें, सारा बैकग्राउंड समझाने के बाद मैं आप लोगों को बता रहा हूं, सबूतों के साथ बता रहा हूं, काल्पनिक आधार पे नहीं बता रहा हूं, ये सारे प्रावधानों के आधार पर बता रहा हूं कि रिजर्वेशन को फंडामेंटल राइट में डाले बगैर उसको प्रोटेक्ट नहीं किया जा सकता था। और इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट की ये व्याख्या, इंटरप्रिटेशन संविधान सम्मत नहीं कही जा सकती। इसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया तो निश्चित रूप से इसके पीछे शासक वर्ग के मन में जो आशंका रही होगी वो यही कि अनुसूचित जाति, जनजाति, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लोग निजीकरण को फंडामेंटल राइट का वायलेशन मानकर सुप्रीम कोर्ट में आ सकते हैं और इसे रद्द करने की योजना बता सकते हैं कि इससे हमारा मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। इस बात को ध्यान में रखते हुए और प्राइवेटाइजेशन का समर्थन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया। ये बात समझ में आती है। इसका मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट निजीकरण का समर्थन करने के लिए यह फैसला दे रही थी, ऐसा दिखाई देता है, दृश्य रूप में यह दिखाई देता है। सारा शासक वर्ग ही इसमें लगा हुआ है और इसको कहा जा सकता है कि ये सुप्रीम कोर्ट का मिसयूज शासक वर्ग के लोगों के द्वारा किया गया, ऐसा कहा जा सकता है।
बहुत बड़े पैमाने पर सारे देश भर में एससी एसटी ओबीसी के रिजर्वेशन के विरोध में सारे देश भर में षड्यंत्र किया जा रहा है। और ये जो षड्यंत्र किया जा रहा है, ये षड्यंत्र सारे देश भर में शासक वर्ग मिलकर कर रहा है, मिलजुल कर कर रहा है। इसमें कांग्रेस बीजेपी, बीजेपी कांग्रेस का अंतर नहीं किया जा सकता। जितनी भी ब्राह्मणों की 5 नेशनल लेवल की पार्टियां हैं, वो सारी की सारी षड्यंत्र में शामिल है। इन बातों को सही तरीके से समझने की जरूरत है। फिर ऐसे परिस्थिति में इसका क्या उपाय है, इसको रोकने का क्या उपाय है, इसके बारे में इंडियन इंजीनियरिंग प्रोफेशनल एसोसिएशन के लोगों को विचार करना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि ये जो पढ़े लिखे लोग हैं, एससी एसटी ओबीसी के पढ़े लिखे लोग हैं, 2% से ज्यादा नहीं है प्रशासन में, और 2% लोग क्योंकि ये एम्प्लॉइज है इसलिए कोई आंदोलन जन आंदोलन नहीं कर सकते। और जब तक आप आंदोलन जन आंदोलन नहीं कर सकते तब तक इसको रोक नहीं लगाया जा सकता। 2 अप्रैल 2018 को एससी एसटी एट्रोसिटीज के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया था, उसको रोकने के लिए सारे देश भर में जब बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, बहुत बड़ा संघर्ष हुआ, तब जाकर इसको रोका गया और इसको रोकने में कामयाबी हासिल की गई। तो जन आंदोलन करना होगा। जन आंदोलन करने के लिए इंजीनियर्स लोगों को अपने समाज को तैयार करना होगा। अब तैयार करने के लिए इंजीनियर्स लोगों को क्या करना होगा कि किसी भी आंदोलन को सारे देश भर में करना है तो समाज का पढ़ा लिखा वर्ग जो है, नौकरी वाला 2% है और समाज 98% का है। जो 98% लोग हैं एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के, वो सारे लोग मिलकर, वो सारे के सारे लोग मिलकर, एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी के सारे लोग मिलकर यदि आंदोलन करना चाहे तो आंदोलन नहीं हो सकता, क्योंकि उनकी संख्या 2% होगी, वो जन आंदोलन नहीं हो सकता। इसलिए जन आंदोलन करना है तो जो 98% समाज है एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी का, उसको जगाना होगा, उसको जोड़ना होगा, उसकी शक्ति निर्माण करनी होगी और संगठन निर्माण करना होगा और फिर उसका संगठन का उपयोग जन आंदोलन के लिए करना होगा। उसके लिए इंजीनियर्स जो संगठन के लोग हैं उनको ऐसा करने के लिए बुद्धि, पैसा, हुनर, समय और श्रम लगाना होगा। क्योंकि सही तरीके से समाज को जगाने के लिए बुद्धि चाहिए, रिसोर्सेस में पैसा चाहिए, हुनर चाहिए, समय देना होगा और हुनर लगाना होगा। ये सारे साधन, बुद्धि, पैसा, हुनर, समय, श्रम, मेहनत करना होगा। तब कहीं जाकर के जो संवैधानिक अधिकार हमारे पुरखों ने हमको दिए उसको बचाने का काम हम कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। एक तो ये रास्ता है। दूसरा, हमारे लोगों को राजनीतिक क्षेत्र में जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन हमारे लोगों को है, वो पॉलिटिकल रिजर्वेशन में चुनकर जाने वाले जो लोग हैं वो शासक वर्ग ब्राह्मणों को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। और वो जो मजबूत करने का काम कर रहे हैं, उस मजबूत करने के काम की वजह से हमारे हक और अधिकार जो संवैधानिक है वो छीने जा रहे हैं। जो एससी एसटी के पॉलिटिकल रिजर्वेशन वाले लोग हैं वो हमारे अधिकारों की रक्षा करने के लिए संसद में कोई काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि शासक वर्ग के इशारे पर काम कर रहे हैं। इन बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों को, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनको हमारे देश में एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी का राजनीतिक आंदोलन मजबूत करना होगा और अपने सही और सच्ची नुमाइंदा चुनकर भेजना होगा।
जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक पार्लियामेंट में, एक तो मैदान में लड़ना होगा, एक पार्लियामेंट में लड़ना होगा, विधिमंडलों में लड़ना होगा, तब कहीं जाकर समस्या का समाधान हो सकता है। ऐसा करना होगा, ऐसा करने से ही समस्या का समाधान हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता। तो इसमें सामाजिक दायित्व निभाने के लिए इन्हीं लोगों को पहल करना होगा, तभी जाकर के ये मामला हल हो सकता है। इस मौके पर मैं इतना ही कहना चाहता हूं। आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद।